हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, पावर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था जहां वांग जी अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ आयुयान, आप कैसे हैं। आयुयान कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, अब आगे। तभी विंग कहता है, आयुयान बेटा देखो अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, और वो खिलौने का पार्सल आगे करता है जिसमें बहुत सारे रैबिट थे। आयुयान कहता है, ओ मम्मा इतने सारे रैबिट, थैंक यू मम्मा। तभी विंग कहता है, थैंक यू मुझे नहीं, अंकल को कहो। आयुयान वांग जी को थैंक यू कहता है और फिर वो उस खिलौने के बैग को साइड में ले जाकर खेलने लगता है। अब कुछ देर बाद वो सब लोग डिनर करते हैं और फिर कुछ देर बाद बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करते हैं और उसके बाद वांग जी वहाँ से आ गया था। इधर शुयान विंग से कहता है, वैसे मिस्टर लैन काफ़ी अच्छे पर्सन है ना, नज़र आते हैं। विंग कहता है, हाँ। अब विंग आयुयान को सुलाने के बाद शुयान के पास जाता है और फिर शुयान के पास जाकर शुयान से कहता है, शुयान चलो ना कुछ करते हैं। शुयान कहता है, विंग क्या करते हैं। विंग शुयान के चेस्ट के ऊपर फिंगर फिराते हुए कहता है, ओह शुयान तुम तो ना कुछ भी नहीं समझते कि एक ओमेगा को क्या चाहिए, और वो उसे सेड्यूस करता है। मगर जैसे ही शुयान को समझ आता है कि विंग उससे क्या चाहता है, वो विंग को दूर करते हुए कहता है, विंग मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं अभी आया। और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। इधर विंग नाराज़ हो जाता है कि शुयान उसे छोड़कर चला गया, इसलिए विंग गुस्से में लेट जाता है। इधर शुयान घर से बाहर निकलकर एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, ओ गॉड अब मैं क्या करूं, मैं कैसे विंग को समझाऊं कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं बल्कि उसका फ्रेंड हूं। और अब विंग हर रोज़ ही उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है, मगर मैं कैसे उसे बताऊं कि मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकता। वो यही सोच रहा था और घर के बाहर गार्डन में घूम रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं जो अपने घर की बालकनी में खड़े होकर विंग और शुयान के बेडरूम में ही झांक रहा था, और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने देखा था कि विंग किस तरह शुयान को सेड्यूस कर रहा था। मगर तभी वो सोचता है, मगर शुयान ने विंग के साथ कुछ क्यों किया क्यों नहीं, जबकि वो तो विंग को अपना हस्बैंड मानता है। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। मगर क्या, यही सोचते सोचते वांग जी अपने बेड पर आता है और लेट जाता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो विंग के बारे में ही सोच रहा था कि वो कैसे किसी और को सेड्यूस कर सकता है, और मन में कहता है, विंग एक बार मुझे सारा मामला समझ आ जाए बस, फिर तुम मेरे पास होगी। और अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां विंग आज शुयान से नाराज़ था और वो घर में बर्तन पटक रहा था। तभी शुयान विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो। और वो कान पकड़कर विंग के आगे पीछे घूम रहा था। वही वांग जी फिर से अपने खिड़की के पास बैठकर विंग और शुयान का सुबह सुबह का ड्रामा देख रहा था। अब विंग शुयान और आयुयान को भेजने के बाद फिर से अपना काम करता है और निकलने लगता है। तभी वांग जी फिर से विंग को रोकता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। विंग जो थोड़ा गुस्से में था, मगर वो फिर भी वांग जी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो वांग जी से प्यार से ही गुड मॉर्निंग का जवाब देता है। जहाँ वांग जी विंग से कहता है, आप मेरे ख्याल से फिर क्लब जा रहे हैं ना। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी फिर से विंग को मनाता है और फाइनली विंग वांग जी के साथ जाने को मान भी जाता है। और अब विंग और वांग जी जब गाड़ी में थे तो दोनों शांत थे। तभी वांग जी पूछता है, विंग क्या हुआ, आज कुछ उदास लग रहे हो। विंग कहता है, नहीं मिस्टर लैन, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता है, इट्स ओके, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, मगर एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सैड मत रहा करो, आप हंसते बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं। विंग कहता है, जी। तभी वांग जी कहता है, लीजिए आपका क्लब आ गया। विंग बाहर देखता है और फिर कहता है, थैंक यू मिस्टर लैन। वांग जी वेलकम कहता है और फिर विंग अंदर चला जाता है। तभी हम वहाँ देखते हैं मैडम यू को, जो किसी काम से बाहर आई हुई थी, और वो विंग को देखकर शौक, वही वो वांग जी को भी देखकर शौक। इधर मैडम यू विंग के पास आने वाली थी, मगर तभी मैडम यू के आगे एक बस आती है। इतनी देर में विंग क्लब में घुस जाता है और वांग जी भी वहाँ से निकल जाता है। इधर मैडम यू वहाँ पर पहुँचती है और वो फिर सामने देखती है जहाँ 3-4 बिल्डिंग और सोसाइटी थी। मैडम यू वहाँ पर जाकर कहती है, वो विंग ही था ना। हाँ, वो विंग ही था। मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती, मगर वो वांग जी के साथ क्या कर रहा था। और अगर विंग जिंदा है तो फिर फेमिया ने ऐसा क्यों कहा कि विंग को ब्रेन ट्यूमर था और वो मर गया।
आखिर ये सब क्या है, यही सोचते हुए वो घर पहुंचती है और फिर पूरा दिन विंग के बारे में ही सोच रही थी। अब हम सीधा रात का सीन देखते हैं, जहाँ जैसे ही जियान फेमियान अपने मेंशन में आते हैं वैसे ही मैडम यू फेमियान से पूछती है, फेमियान क्या विंग जिंदा है? फेमियान ये सुनकर शौक। तभी फेमियान यू से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी मैडम यू रोते हुए फेमियान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ फेमियान मुझे बता दो, क्या विंग जिंदा है? तुम नहीं जानते फेमियान, जब से मैंने उस बॉडी को देखा था तब से ही मेरे दिल में एक गिल्ट था, एक दर्द था कि मैंने उस मासूम बच्चे विंग पर बहुत जुल्म किए। उसे वो माँ का प्यार नहीं दे पाई जो वो डिजर्व करता था। मैंने हमेशा उसे गलत समझा, उसे टॉर्चर किया, मगर अब उस सब के बावजूद भी वो मुझे प्यार करता था, मुझे अपनी माँ समझता था और मैंने हमेशा उसके साथ एक सौतेला व्यवहार किया। मगर जब आज मैंने उसे देखा तो मैं शॉक हो गई। मैं उसके पास जाने वाली थी मगर अचानक वो कहीं चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए प्लीज़ फेमियान बता दो, अगर विंग जिंदा है तो कम से कम मैं उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग लूँ। जो सुनते ही फेमियान कहता है, यू अब बहुत देर हो गई है। यू कहती है, क्या मतलब? फेमियान कहता है, यू ये सच है कि विंग जिंदा है, मगर अब वो ना ही तुम्हें पहचानता है और ना ही मुझे। मैडम यू शॉक होकर कहती है, क्या? पर ये कैसे हुआ? फेमियान कहता है, यू शायद इसमें हमारी ही गलती थी। मैडम यू कहती है, आप कहना क्या चाहते हो? जियान फेमियान कहता है, हाँ यू, उस बच्चे ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा टॉर्चर, शायद उसी की वजह से उसके ब्रेन में ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया था। और जब मुझे इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे 2 ऑप्शन बताए कि अगर हम उसका ट्यूमर निकालते हैं तो या तो वो अपनी याददाश्त खो देगा या फिर वो मर जाएगा, और इसीलिए मैंने उसे अमेरिका भेज दिया था ताकि वो भले ही हमें भूल जाए मगर यहाँ रहकर वो कम से कम तुम्हारे तानों से, तुम्हारे टॉर्चर से तो बच पाएगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता यू, तुमने और उस लैन वांगजी ने उसे मौत के चौखट तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो उसकी किस्मत है कि वो बच गया। तभी मैडम यू शौक होते हुए कहती है, लैन वांगजी उसने क्या किया? उसने क्या किया था विंग के साथ? जियान फेमियान मैडम यू को बताता है, उसने तो विंग को अंदर तक तोड़ दिया था। तुमने तो विंग को शारीरिक और मानसिक तौर पर ही उसे परेशान किया था, मगर उस लैन वांगजी ने तो उसे प्यार का झांसा देकर, उसके साथ खेलकर उसकी आत्मा तक झकझोर के रख दिया था। तुम्हें पता मैंने विंग के मौत का खेल क्यों खेला? तुमसे और उस लैन वांगजी से बचाने के लिए, जिसने उसे महज 17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया था। मैडम यू शौक होकर कहती है, क्या? जियान फेमियान कहता है, हाँ यू, और मैं अपने विंग को समझता था, मुझे पता है यू, अगर जब बच्चों को उनके घर में प्यार नहीं मिलता तो वो वही प्यार बाहर ढूंढते हैं और लैन वांगजी जैसे मतलबी इंसान उस प्यार का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैंने अपने विंग को अपने से दूर भेज दिया और यहाँ उसके मौत का नाटक रचा ताकि तुम और लैन वांगजी दोनों ही मेरे बच्चे विंग से दूर रहे और तुम दोनों के दिल को शांति मिले। तभी मैडम यू कहती है, तुम्हें लगता है कि सच में विंग अपनी याददाश्त खो चुका है? जियान फेमियान कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? मैडम यू कहती है, नहीं, वो आज मैंने विंग को लैन वांगजी की गाड़ी से ही उतरते हुए देखा। जियान फेमियान शौक होते हुए कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैडम यू कहती है, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनते ही जियान फेमियान मेंशन से बाहर जा रहा था। तभी मैडम यू पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? जियान फेमियान कहता है, विंग से मिलने। मैडम यू कहती है, नहीं, इस वक्त जाना सही नहीं होगा, हम सुबह चलते हैं। इस बात को सुनकर जियान फेमियान मान गया, मगर वो यू से कहता है, यू इस बात का पता मान जाता है, मगर वो यू से कहता है कि इस बात का पता लैन वांगजी को नहीं चलना चाहिए कि विंग के पास जो बेबी है वो उस लैन वांगजी का है। मैडम यू कहती है, जी। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां जियान फेमियान और मैडम यू दोनों ही विंग से मिलने सुयान के मेंशन पहुंचते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि विंग, सुयान और लैन वांगजी तीनों ही एक साथ गार्डन में बैठकर सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे थे। तभी सुयान जियान फेमियान और मैडम यू को देखते हुए उठकर जियान फेमियान के पास जाता है और कहता है, अंकल आप यहाँ? वो भी सुबह सुबह। जो सुनकर जियान फेमियान कहता है, हाँ, वो मैं विंग को मिस कर रहा था। वैसे कैसा है वो? सुयान कहता है, आप खुद ही देख लीजिए। तभी सुयान विंग को दिखाते हुए कहता है, वो देखिए इधर। जैसे ही जियान फेमियान विंग को देखता है, मगर तभी
उसकी नज़र सामने बैठे पर्सन लैन वांगजी पर पड़ती है और वो एकदम से कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी शुयान ये सुनते ही जियान फेमियान से पूछता है, अंकल क्या आप मिस्टर लैन को जानते हैं। तभी जियान फेमियान कहता है, हाँ, विंग की इस हालत का जिम्मेदार लैन वांगजी है। शुयान शौक होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब आयुआन का डैड और कोई नहीं बल्कि लैन वांगजी है। जियान फेमियान कहता है, हाँ, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी शुयान कहता है, अंकल वो हमारा नेबर है। जियान फेमियान शौक होते हुए कहता है, क्या, ये कैसे हो सकता है। तभी यू कहती है, फेमियान लगता है उसे पता चल गया कि युवान उसका बेटा है। ये सुनते ही फेमियान कहता है, नहीं यू, अगर ऐसा होता तो वो बहुत गलत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा विंग फिर से हर्ट हो जाए। तभी शुयान कहता है, चलिए अंकल वहाँ चलते हैं। इधर अब जैसे ही जियान फेमियान और मैडम यू विंग के पास आते हैं, तब जियान फेमियान और वांगजी दोनों ही एक दूसरे को एकदम डेविल लुक दे रहे थे। मगर हमारा विंग दोनों को डिस्टर्ब करते हुए जियान फेमियान से कहता है, अंकल आप। फेमियान अब विंग की तरफ देखता है और कहता है, जी बेटा, और वो हम तुमसे और बीबी से मिलने आए हैं। विंग कहता है, ओ आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आया। तभी विंग मैडम यू को भी ग्रीट करता है और उसके सर में अचानक दर्द होता है और उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें मैडम यू उसे टॉर्चर करती है और फिर वो उस विजन को देखते देखते बेहोश हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। जो देखते हुए सभी चिल्लाते हैं, विंग विंग। वांगजी तो एकदम से विंग को गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। कुछ देर बाद डॉक्टर विंग को चेकअप कर रहे थे, जहां डॉक्टर कहता है शायद वो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे थे, इसी वजह से इसीलिए वो बेहोश हो गए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। इधर जियान फेमियान वांगजी को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, आखिर क्यों तुम मेरे बच्चे को जीने नहीं दे रहे, क्यों उसके आसपास भटक रहे हो। तुमने तो उसे केवल यूज किया था ना, तो अब क्या क्या तुम फिर से यूज करना चाहते हो, फिर से उसे हर्ट करना चाहते हो। देखो वांगजी, मैंने अपने विंग को खोते खोते पाया है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उसकी लाइफ में आओ, इसलिए प्लीज़ मेरे विंग की लाइफ से निकल जाओ प्लीज़। और उसके आंखों में आंसू थे, जो देखते हुए मैडम यू जियान फेमियान को संभालती है और फिर शुयान से कहती है कि वो अंकल को बाहर ले जाए। उसके बाद वो खुद वांगजी से बात करती है और बताती है, वांगजी दरअसल विंग की याददाश्त किसी चोट या सदमे की वजह से नहीं, बल्कि उसके ब्रेन ट्यूमर था और उसी के ऑपरेशन से उसकी याददाश्त गई है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ तक विंग को पहुँचाने में हम दोनों का ही हाथ है। हाँ, मैं बचपन से उससे बहुत नफरत करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि विंग मेरे हस्बैंड का नाजायज़ बेटा है, मगर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने बचपन से ही उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया और जो थोड़ा बहुत कमी रह गई थी वो तुमने पूरी कर दी, इसलिए विंग का ये हाल है। वो हम में से किसी को नहीं पहचानता, यहाँ तक कि उस अंकल को भी नहीं जिन्होंने उसे बचपन से प्यार किया, उसे संभाला, उसकी केयर की, इसलिए वो भी टूट गए हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि तुम विंग के सामने आओ। और अगर तुम्हारे दिल में सच में उसके लिए प्यार है तो इंतज़ार करो, क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देगा, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर तब जब विंग को होश आ जाएगा, उससे पहले नहीं। इस पर मैडम यू कुछ नहीं कहती और फिर सुबह से रात हो गई थी और रात से नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर नाइट। अब मिडनाइट का समय था जब विंग को होश आया था और वो उठकर बैठता है तो सामने दो पर्सन थे, एक शुयान और दूसरा वांगजी। जहाँ विंग पहले तो शुयान को देखता है और याद करता है कि शुयान उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करता था, उसकी कितनी केयर करता था, वहीं अब विंग वांगजी को देखता है और याद करता है कि वांगजी ने उसे किस तरह धोखा दिया था, उसका फ़ायदा उठाया था। और अपने मन में सोचता है कि कहीं वांगजी को ये तो पता नहीं चल गया ना कि आयुआन उसका बेटा है, और कहीं वो मुझसे मेरा बेटा छीनने तो नहीं आया है ना। और दोबारा मन में कहता है, नहीं, जब उसे मुझसे ही मतलब नहीं है तो मेरे बच्चे से क्या ही होगा, और अगर हुआ तो वैसे भी मेरा आयुआन लैन वांगजी का वारिस है, लैन फैमिली का वारिस है, वो उसे मुझसे दूर कर सकता है। और फिर काफ़ी देर सोचने के बाद वो अपने मन में कहता है, नहीं, वो यहाँ नहीं रहेगा, वो अपने बेबी को लेकर चला जाएगा, मगर वो अपना बेबी उस लैन वांगजी को बिल्कुल भी नहीं देगा। यही सोचते हुए विंग हॉस्पिटल से निकलने लगता है, मगर एक नज़र वो शुयान को देखता है और उसके लिए एक लेटर लिखकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी की आँख खुलती है और वो विंग को देखता है
मगर विंग उसे कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो विंग विंग चिल्लाता है। उसकी आवाज़ से सुयान भी उठ जाता है और वो वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ। वांग जी कहता है विंग विंग यहाँ नहीं है। तभी दोनों विंग को ढूंढते हैं, मगर अचानक सुयान की नज़र टेबल पर पड़े एक लेटर पर जाती है, जिसे उठाकर वो पढ़ता है, जिसमें विंग ने लिखा था, सुयान मेरी याददाश्त वापस आ गई है और जब मैं उठा तो मैंने सामने वांग जी को देखा। मैं शॉक हो गया क्योंकि तुम नहीं जानते, मगर ये वही पर्सन है जिसने मुझे हर्ट किया था, मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक खेला था और मुझे यूज करके छोड़ दिया था। और अब अगर मैं इस शहर में रहूँगा तो ये मुझसे मेरा आयुआन को भी छीन सकता है या उसे हर्ट कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और कहाँ ये मैं नहीं बता सकता, मगर इस शहर में मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतने सालों तुमने मेरी केयर की, मुझे एक पार्टनर की तरह संभाला, आयुआन को बाप का प्यार दिया, मगर अब मैं और तुम पर बोझ नहीं बन सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हाँ सुयान, तुम अपना ध्यान रखना, बाय। सुयान वो लेटर पढ़कर रोने लगता है, जिसे रोते देख वांग जी सुयान से पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ है विंग। सुयान चिल्लाते हुए कहता है वो चला गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों हमारी लाइफ में आए, हम दोनों बहुत हैप्पी थे, मगर तुम्हारे आने के बाद सब कुछ खराब हो गया। वो मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि उसे डर था। ये कहते ही सुयान एकदम चुप हो जाता है। तभी वांग जी कहता है डर, किस चीज़ का डर, बताओ सुयान, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे, बताओ। सुयान गुस्से में कहता है नहीं बताऊंगा। और हाँ, अब तुम ये सोच के तड़पो कि विंग किसके डर किससे डर रहा था। और वो वांगजी को पुश करके निकल जाता है। इधर वांगजी शॉक होकर वहीं बैठ जाता है और मन में सोचता है आखिर ऐसी क्या बात है जो विंग डर गया और वो यहाँ से इनफैक्ट सुयान और अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया। क्या बात हो सकती है, वांगजी यही सोच रहा था। अब 2 दिन बाद वांगजी लैंड मेंशन आ जाता है और वो बहुत सैड लग रहा था। वो सीधे अपने कमरे में जाता है और उसके ड्रॉर में विंग की तस्वीर रखी थी। वो उसे निकालते हुए कहता है विंग तुम कहाँ हो, और यह क्या, तुमने मुझे एक मौका भी देना जरूरी नहीं समझा विंग। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने जो तुम्हारे बारे में पहले बोला था वो सब गलत है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। प्लीज़ विंग, एक बार कम से कम मुझे बोलने का मौका तो देते। और वो विंग की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगता है। तभी मैडम लैन पीछे से आवाज़ देती है वांग जी, क्या हुआ बेटा। वांग जी अपनी मॉम को देखता है और फिर अपनी मॉम को हक करता है और रोते हुए कहता है मॉम, वो मुझे छोड़कर फिर से चला गया। मैडम लैन कहती है कौन बेटा। वांग जी कहता है मॉम, विंग। मैडम लैन शौक होते हुए कहती है क्या विंग। वांग जी कहता है हाँ मॉम, विंग वो जिंदा था, मेरे सामने था, मगर अब उसकी याददाश्त वापस आ गई, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। मैडम लैन कहती है 1 मिनट वांग जी, तुम क्या कह रहे हो, विंग जिंदा था, उसकी याददाश्त चली गई थी, वो तुम्हारे सामने था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, ठीक से बताओ क्या हुआ। अब वांग जी मैडम लैन को सब कुछ बताता है, जो सुनकर मैडम लैन शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखती है और पूछती है विंग ने इतना बड़ा धोखा दिया तुम्हें। वांग जी कहता है मॉम, विंग ने नहीं बल्कि उसके अंकल ने, मगर वो भी किसी गलत वे में नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो विंग की जान बचा सके। मैडम लैन कहती है वैसे उस बच्चे के बारे में सुनकर मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि बचपन से ही बेचारे ने बहुत कुछ झेला और तुमने भी तो उसके साथ गलत किया, मगर अब समय आ गया बेटा कुछ सही करने का, इसलिए अब अपने विंग को हाथ से मत जाने दो, उसे ढूंढो और उसे अपना बना लो। ये सुनते ही वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और अपनी मॉम को हक कर लेता है। और अब वांग जी उठता है और विंग की तलाश करने लगता है, जहाँ वो विंग के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी निकालता है। साथ ही वो विंग के फ्रेंड न्यू सेन और शाओशिन चैन से भी मिलता है और वो दोनों भी पहले तो वांग जी को बहुत बुरा भला कहते हैं, मगर जब वांग जी उन्हें कन्विंस बताता है कि वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये सब जानने के बाद न्यू सेन और शाओशिन चैन दोनों ही वांग जी को बताते हैं कि विंग ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। इनफैक्ट वो तो हमेशा से एक ऐसे पर्सन का सपना देखता था, एक ऐसे राजकुमार का जो सफ़ेद घोड़े पर आए और उसे सबके बीच से ले जाए अपनी दुनिया में, मगर उसका सपना अधूरा रह गया। उसने बताया था एक दिन मुझे न्यू सेन, वांग जी सफ़ेद घोड़े पर तो नहीं, मगर हाँ बड़ी सी ब्लैक कार में आया और मेरा हाथ थमा। जो सुनकर वांग जी कहता है न्यू सेन, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार अगर मैं उसका हाथ पकड़ूंगा तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर उससे पहले उसका
पता तो चले। न्यूसेन कहता है हाँ वांग जी कहता है न्यूसेन प्लीज़ अगर तुम्हें विंग के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना प्लीज़ न्यूसेन। न्यूसेन न्यूसेन कहता है वांग जी और अब ठीक है वांग जी। और अब समय बीतता गया। एक दिन वांग जी को न्यूसेन का फ़ोन आया कि विंग कोरिया में है। ये सुनकर वांग जी शॉक होता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता कि विंग कोरिया में है। न्यूसेन कहता है वो मेरे गगा कोरिया गए थे, वहाँ वो बीच पर गए थे तो वहीं उन्होंने अपनी पिक ली थी। उस पिक में विंग कैप्चर हुआ है। रुको मैं तुम्हें ये फ़ोटो सेंड करता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। और अब वांग जी हान को बुलाता है और कहता है जल्दी कोरिया चलने की तैयारी करो। और फिर वो लोग कोरिया पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचते ही विंग की तलाश शुरू हो जाती है मगर विंग उन्हें फिर भी कहीं नहीं मिलता। तभी वांग जी को याद आता है कि विंग के साथ आयुआन भी है और वो 4 साल का है। वो किसी न किसी स्कूल में होगा। इसलिए वांग जी हान से कहता है कि वो सभी स्कूलों में जाकर आयुआन नाम के बच्चे को ढूंढे। मुझे पूरा यकीन है कि आयुआन मिल जाएगा तो विंग भी हमें मिल जाएगा। और फिर करीब 1 महीने तक सभी स्कूलों को छानते छानते आखिरकार एक स्कूल में आयुआन मिल जाता है। वांग जी उस स्कूल में जाता है जहां आयुआन वांग जी को देखकर हैप्पी होते हुए कहता है अंकल आप यहाँ। वांग जी आयुआन को हक करता है और कहता है हाँ बेटा मैं। और तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हारी मम्मा वो कहाँ है। आयुआन कहता है मम्मा तो काम पर गई होगी। वांग जी कहता है कहाँ। आयुआन कहता है मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है ओके क्या घूमने चलोगे। आयुआन कहता है मगर मेरी स्कूल। वांग जी कहता है हाँ अंकल संभाल लेंगे। आयुआन कहता है ओके मगर मम्मा को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी। वांग जी कहता है मैं हूँ ना मैं बचाऊंगा तुम्हें। ये कहकर वो आयुआन को बाहर घुमाने ले जाता है। जहां अब दोनों बाप बेटे पहले तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वांग जी आयुआन को उसका फेवरेट फूड वगैरह खिलाता है। उसके बाद वो आयुआन को लेकर मॉल जाता है जहां आयुआन और वांग जी दोनों इंडोर गेम्स खेलते हैं। उसके बाद दोनों बाप बेटे कार्टून मूवी देखते हैं और फिर वो लोग और जगह भी घूमने जाते हैं। और अब स्कूल की छुट्टी होने का समय हो गया था इसलिए हान जल्दी से वांग जी को कॉल करता है और बताता है कि सर छुट्टी होने वाली है इसलिए आप मास्टर को लेकर आ जाइए। वांग जी ओके कहता है और अब कुछ देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं जहां आयुआन कहता है अंकल अब मम्मा आने वाली होगी। वांग जी आयुआन को बाय कहता है और फिर वहां पर आयुआन को मैडम के हैंड ओवर कर देता है और खुद कुछ दूर में जाकर खड़े हो जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं जो आयुआन को लेने आया था और वो आयुआन को लेता है और जाने लगता है। वहीं हान और वांग जी दोनों उनका पीछा करते हैं जहां वो उन लोगों का पीछा करते करते एक गंदी सी बस्ती में आ जाते हैं। और फिर विंग आयुआन के कपड़े निकालता है उसको उसका फेवरेट फूड बनाकर देता है मगर आयुआन मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है और वो आज थक गया है इसलिए उसे सोना है। विंग कहता है ओके बेबी और फिर वो आयुआन को अपने पड़ोस में भेज देता है और उनके पास उसके बाद वो फिर से अपने काम पर चला जाता है जहां वो फुल टाइम एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था मगर वो रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए वहां उसे इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि वो अपना और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रख पाए। इसलिए वो वहां से 5 बजे वापस घर आता है और फिर आयुआन के लिए डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद फिर से अपनी दूसरी जॉब पर निकल जाता है जो कि एक क्लब में थी। वांग जी सुबह से जब से उसने विंग को देखा था तब से वो विंग पर नज़र रखा था और जब विंग क्लब में काम करने गया तो वांग जी भी वहां जाता है और देखता है कि आखिर विंग वहां क्या काम कर रहा है। तभी वांग जी देखता है कि विंग क्लब में भी वेटर का काम कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि विंग कैसे इस जगह पर ये काम कर सकता है, वो भी 4 साल के आयुआन को किसी और के भरोसे छोड़कर। विंग ऐसे कैसे कर सकता है। जहां हान वांग जी को समझाता है कि सर मास्टर को काम करने की ज़रूरत तो है ही ना, वरना वो अपना और लिटिल मास्टर का ध्यान कैसे रखेंगे। वांग जी फिर सोचता है और कहता है। तभी वांग जी कहता है हान एक काम करो ये क्लब खरीद लो और हाँ बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स को बुलाकर थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करो ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और हाँ मैनेजर से कहकर सभी की सैलरी भी बढ़ाने को कह दो। साथ ही यहाँ ओमेगा के सेफ्टी के लिए 4 बॉडीगार्ड भी हायर कर दो। और हाँ जिस जगह विंग रह रहा है वो जगह भी खरीद लो और जब तक वो जगह मॉडिफाई होगी तब तक उन्हें कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करो। और हाँ उस बिल्डिंग का किराया कम होना चाहिए। समझे। हान कहता है जी सर समझ गया। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान वो सब खरीद कर
विंग के चौल में पहुंचता है और सभी से कहता है कि ये ज़मीन मेरे बॉस ने खरीद ली है और इस जगह अब एक अच्छा सा अपार्टमेंट बनेगा, इसलिए आप सभी को ये जगह खाली करनी पड़ेगी और आप टेंशन मत लीजिए। तब तक आप हमारे बॉस आप सबको अपनी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग केवल अपना ज़रूरी सामान लीजिए और दूसरी बिल्डिंग में चले जाइए। वहाँ गार्ड आप सबको आपके रूम की चाबी दे देंगे। ये सुनकर तो वहाँ के सब लोग शिफ्ट होने लगते हैं, यहाँ तक कि विंग भी अपना एक बैग उठाता है जिसमें उसके आर्यन के कुछ कपड़े थे, साथ ही आर्यन के स्कूल बैग को, और वो भी पहुँच जाता है उस बिल्डिंग में जहाँ वांग जी ने विंग को जानबूझकर ऐसा रूम दिया था जहाँ वो आमने सामने रह सके। वहीं विंग जब क्लब गया था वहाँ भी उसे ये खबर मिलती है कि ये क्लब बिक गया है और यहाँ एक हफ्ते के लिए बंद है, मगर आप सब फिक्र मत कीजिए, बॉस ने कहा है कि एक हफ्ते का भी आपको पैसा दिया जाएगा। ये सुनकर तो विंग हैप्पी हो जाता है और मन में सोचता है चलो वो रात को कम से कम अपने बेबी के पास तो रह पाएगा ना, क्योंकि जब से विंग चाइना छोड़कर आया है तब से वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, इसलिए वो आईवान को टाइम नहीं दे पा रहा था।